आज हम फिल्मी जगत की ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जो भले ही फिल्मों में साइड रोल निभाती थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाती थी। எனக்கேண்டிமா வம்பு நீ நியூஸ் பார்த்தா என்ன நியூஸ் கேட்டா என்ன पर्दे पर उनका हर किरदार छोटा जरूर होता था, मगर असरदार इतना कि दर्शक उन्हें लंबे वक्त तक याद रखते। 70 के दशक की वो अभिनेत्री जिसने तमिल फिल्मों में अपनी सुंदरता से एक अलग ही पहचान बनाई। उनका चेहरा किसी ताजगी भरी सुबह की तरह था, मुस्कान ऐसी कि पर्दे पर आते ही ये सारा माहौल बदल जाता। आंखों में मासूमियत और अदाओं में इतनी नजाकत थी कि दर्शक उनके हर छोटे से छोटे किरदार को भी हमेशा याद रखते। इस अभिनेत्री की मां ने शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे आदमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। जिस व्यक्ति से इस अभिनेत्री की मां ने शादी की, वो शख्स तमिल फिल्मों में नामी चेहरा था। वहीं इस बाला को भी फिल्मों में काम मिला। साइड रोल अदा करने वाली ये एक्ट्रेस करोड़ों में फीस चार्ज करती थी। लेविश लाइफ की इतनी शौकीन थी कि हर कीमत पर शाम को दारू पीती थी और पब में जाकर नाचती थी। इसी लेविश लाइफ के शौक ने इन्हें वैश्यवृत्ति में धकेल दिया। धीरे धीरे अभिनेत्री इंडस्ट्री से ही गायब हो गई और 12 साल तक गुमनामी की जिंदगी जीती रही। इन 12 सालों में ना तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को निशा के बारे में बात करते देखा गया और ना ही उनके घर वालों को उनके बारे में कुछ पता था। அப்பார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் கேட்காமயே மாசம் மாசம் தரேன் इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में महज 17 फिल्में ही की थी, जिसमें से 12 तमिल थी और 5 मलयालम थी। फिल्मों में काम करते करते शान और शौकत वाली जिंदगी जीने का चस्का लग गया था। जब इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया। फिर उन्होंने अपनी अय्याशी जारी रखने के लिए कॉल गर्ल बनने का फैसला ले लिया। पर क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री से कॉल गर्ल बनने वाले इस बाला ने साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन और रजनीकांत संग काम किया था। उनके साथ कई हिट फिल्में दी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन्हें कॉल गर्ल बनने की सलाह एक फिल्म प्रोड्यूसर ने ही दी थी और उसी ने ही वैश्यवृत्ति करने वाले चेन से इन्हें मिलवाया था। ये एक्ट्रेस गंदे धंधे में इस कदर उतर चुकी थी कि परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया था। और क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें एड्स भी हो गया था। शान और शौकत की चाहत में ये बाला तमिलनाडु के नागुर में एक दरगाह के बाहर भीख मांगते पकड़ी गई थी। एड्स हो जाने के कारण जिस्म फरोशी के धंधे से भी इन्हें बाहर फेंक दिया गया था। अपना गुजारा करने के लिए ये भीख मांगती थी। दर्शकों, क्या आपको पता है कि इन्हें भीख मांगते हुए जब इनके भाई ने दरगाह के बाहर देखा तो इनके शरीर पर कपड़े के नाम पर चिथड़े थे और हर जगह कीड़े रेंग रहे थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो परिवार ने अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया था। तब एक संस्था ने इनके शरीर को दफनाया था। मलयालम फिल्मों की गंदगी पर आई हेमा कमेटी रिपोर्ट से निशा नूर का क्या नाता था? इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने सभी को हैरान कर दिया था? हम बात कर रहे हैं तमिल फिल्मों की बड़ी बड़ी आंखों वाली उस अभिनेत्री की जिसे लीड रोल वाली हीरोइनों से भी ज्यादा पसंद किया जाता था, निशा नूर। वो अदाकारा जिनकी सुंदरता और अदाकारी ने 70 और 80 के दशक में तमिल सिनेमा को एक नया रंग दिया। निशा नूर जिस तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी, अगर वो एक गलती ना करती तो अपने आने वाले समय की श्रीदेवी बन सकती थी। पर इनकी एक गलती ने इन्हें इतिहास के सबसे घिनौने पन्ने में दफन कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी समय में ये एक्ट्रेस इस हालत में मिली कि शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, बॉडी पर चींटियां रेंग रही थी। जिसने भी इन्हें देखा बस मुंह मोड़कर चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निशा नूर फिल्मों में कैसे आई ஆமா நீங்க எப்ப வந்தீங்க और वो प्रोड्यूसर कौन था जिसने इन्हें जिस्म फरोशी करने की सलाह दी, और रजनीकांत, कमल हसन जैसे नामी अभिनेताओं ने बुरे समय में इनकी मदद क्यों नहीं की। हम आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि इनकी माँ कितनी चरित्रहीन महिला थी, फिल्मी विवाद, अफेयर की खबरें और निशा नूर के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। இது ஒரு நிலா காலம்
नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बॉलीवुड दास्तां। निशा नूर के दर्द भरे जीवन में हम आपको लेकर चले। इससे पहले आप जान लीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ था और पारिवारिक माहौल कैसा था। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन तमिलनाडु की गलियों और समुद्र किनारे की सादगी में बीता। उस दौर में तमिल फिल्मों का जादू हर घर तक पहुंच रहा था और यही चमक बचपन से उनके दिल को भी खींचती थी। निशा नूर का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उनके माता पिता साधारण जीवन जीते थे, लेकिन बेटे की सुंदरता और लगन ने बचपन से ही सबका ध्यान खींचा। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि घर का माहौल सादा था और बच्चों को आगे बढ़ाने की चाह माता पिता के मन में गहरी थी। निशा नूर के भाई बहनों और माता पिता के पेशे की सही जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक निजी जीवन के बारे में वो हमेशा बेहद संकोची रही और यही कारण है कि उनके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। निशा नूर की मां की बात करें तो वो हमेशा से अमीर औरत बनना चाहती थी। फिल्मी जगत की चकाचौंध से बेहद प्रभावित थी। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए इनकी मां ने अपने खुददार पति को छोड़ने का फैसला लिया और एक दिन वो घर से ही भाग गई। दरअसल उनके गांव में तमिल फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान उनकी नजदीकियां फिल्मी जगत की कुछ हस्तियों से बढ़ने लगी और वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए बच्चों को छोड़कर घर से ही भाग गई। लंबे समय बाद बेटी निशा नूर से उन्होंने संपर्क साधा तो वो फिल्मों में काम करने की इच्छुक थी। मां की मदद से निशा नूर को तमिल फिल्मों में साइड रोल मिलने लगा और 1980 में पहली बार उन्होंने मंगला नायागी फिल्म से सिने जगत में कदम रखा। इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था और साइड रोल था, पर बड़ी बड़ी आंखों और गहरी मुस्कान ने दर्शकों को घायल कर दिया। फिल्म काफी हिट साबित हुई और लीड हीरोइन को छोड़कर हर तरफ निशा नूर की चर्चा होने लगी थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। निशा नूर खूबसूरत तो थी ही, ऐसे में उन्हें फिल्मों के ढेरों ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 17 फिल्मों में काम किया, जिसमें 12 तमिल थी और 5 मलयालम फिल्में शामिल थी। 1981 में इन्होंने साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन के साथ फिल्म टिक 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 में काम किया। इस फिल्म ने ठीक ठाक कमाई भी की थी। इसमें निशा नूर का नाम निशा था। ये साइड रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के जरिए भी अभिनेत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। निशा ने रजनीकांत के साथ भी दमदार भूमिका निभाई है। इसके साथ बालचंद्रन, विशु और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज अभिनेताओं संग स्क्रीन शेयर की। प्रोड्यूसर्स में निशा की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन इस स्टारडम पर जल्द ही ग्रहण लग गया। 1980 से 1995 तक निशा फिल्मों में सक्रिय रही। फिर समय बदला और इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। गुजारा करना मुश्किल हो गया। बताया जाता है कि निशा नूर को फिल्मों में काम करते करते शान और शौकत वाली जिंदगी जीने का भी चस्का लग गया था और यही वजह रही कि जितनी भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एक प्रोड्यूसर ने निशा नूर को सलाह दी कि वो वैश्यवृत्ति में चली जाए, जिस्म के धंधे से उन्हें खूब मोटी कमाई होगी। निशा नूर की मुलाकात फिर कुछ ऐसे लोगों से हुई जो इस धंधे में कई साल से अपने पैर पसारे हुए थे। चूंकि निशा नूर को पैसों की जरूरत थी तो वो मान गई और इस तरह निशा नूर जिस्म फरोशी के दलदल में धंसती चली गई। वो इतना धंस गई कि फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूर हो गई। निशा नूर फिल्मों की दुनिया में एकदम गुमनाम हो चुकी थी। लगभग हर कोई उन्हें भूल चुका था। उधर निशा नूर ने जिस्म फरोशी की दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लिया था। निशा के पिता ने बताया था कि फिल्मों में जाने के बाद भी उसने परिवार से संपर्क नहीं किया, कभी मिलने की जहमत भी नहीं उठाई। वैश्यवृत्ति में आने के बाद वो निशा नूर ने परिवार की ओर देखा तक नहीं। फिर साल 2007 में निशा नूर नागौर में दरगाह के बाहर पड़ी मिली। शरीर में कपड़ों के नाम पर बस चिथड़े थे और जगह जगह कीड़े रेंग रहे थे। निशा नूर का शरीर पूरा कंकाल बन चुका था। निशा को दरगाह के बाहर सहूर ने देखा था, जो उस शख्स का बेटा था जिसके साथ निशा की मां भागी थी। सहूर फिर निशा को मुस्लिम मुनेत्रा कड़गम नाम की एनजीओ के पास लेकर पहुंचा। इसके बाद निशा को अस्पताल ले जाया गया।
वह डॉक्टरों ने खुलासा किया कि निशा को एड्स है। इसके बाद एनजीओ के सामने एक्ट्रेस ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई थी। निशा नूर ने एनजीओ को बताया कि वो फिल्में छोड़ने के बाद वैश्यवृत्ति करने लगी थी। साथ ही ये भी बताया कि इनकी मां इतनी चरित्रहीन औरत थी कि वो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। अगर वो घर से भागी नहीं होती तो शायद मेरी ये दशा कभी ना होती। निशा ने यह भी बताया कि उन्हें पता था कि वो एड्स की मरीज बन चुकी है और यही कारण है कि समाज के डर से वो अपना पेट भरने के लिए दरगाह के बाहर भीख मांगने लगी। इसके बाद एनजीओ ने निशा नूर का अस्पताल में इलाज करवाया। निशा पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो जीते जी कंकाल बन चुकी थी। शरीर पर मांस का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अस्पताल पहुंचने के एक हफ्ते बाद यानी साल 2007 में बिस्तर पर पड़े पड़े एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया था। निशा के निधन के बाद उनके परिवार को बताया गया कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन एक्ट्रेस के परिवार से कोई भी उनकी बॉडी लेने तक नहीं आया। निशा की जिंदगी के आखिरी दिन इतने बुरे होंगे ये तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। जब निशा के परिवार से कोई भी उनकी बॉडी लेने नहीं आया तो एनजीओ ने ही उन्हें सुपुर्द खाक किया था। कहती है निशा नूर किसी जमाने में इंडस्ट्री का नूर हुआ करती थी। लोगों के दिलों पर अपनी अदाओं से छुरियां चलाने वाली निशा नूर साउथ में बेहद मशहूर थी। तमिल और मलयालम फिल्मों में अपना जलवा दिखाने वाली निशा के सामने एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने खुद ही अपनी बलि चढ़ा दी और खुद को उस दलदल में धकेल दिया जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाई। दोस्तों, निशा नूर की ये कहानी जानने के बाद यहाँ हेमा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, जो कि साल 2024 में जनता के बीच आई थी, जिसने मलयालम फिल्मों में मची गंदगी को लेकर ऐसा खुलासा किया था कि हर कोई हैरान रह गया था। हेमा समिति जुलाई 2017 में केरल सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार समिति थी, जिसका उद्देश्य मलयालम सिनेमा उद्योग में यौन हिंसा और लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दों की जांच करना और उनका समाधान प्रस्तुत करना था। रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में व्यापक यौन शोषण और असमानता की भयावह तस्वीर सामने रखी। इसमें एक अल्पसंख्यक सत्ताधारी समूह, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता का जिक्र है, जो उद्योग पर घोर प्रभुत्व और दबाव बनाकर महिलाओं से यौन पक्षपात की उम्मीद रखते थे। कमेटी ने कम से कम 17 प्रकार के शोषण के तरीके पहचाने। कास्टिंग काउच, अनुचित संवाद, शराब में धुत पुरुष सहकर्मियों द्वारा महिलाओं पर दबाव आदि शामिल थे। रिपोर्ट की सार्वजनिकता के बाद कई महिला कलाकार और तकनीशियनों ने आरोप लगाए, जिसके आधार पर विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन हुआ। कुल 120 एफआईआर दर्ज की गई। 35 एफआईआर सीधे समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी और 26 मामलों में चार्जशीट दायर की गई। कोर्ट ने सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि अपने 5 वर्षों तक कुछ नहीं किया। सरकार को कौंसिल यानी कि फिल्म कॉन्क्लेव आयोजित करने, महिलाओं के लिए सुधारात्मक कानून बनाने और एसआईटी को कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने हेतु निर्देश दिए गए। दोस्तों, निशा नूर की ये कहानी बताती है कि मलयालम फिल्मों में किस तरह से गंदगी भरी हुई थी और वहाँ काम करने वाले पुरुष कितनी गंदी मानसिकता के थे, जिन्होंने एक फूल से सुंदर लड़की को जिस्म का धंधा करने को कहा। ऐसी मानसिकता को हेमा कमेटी की रिपोर्ट भी उजागर करती है। साथियों, फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। निशा नूर की जीवन यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।